आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक को डीकोड करने वाले हैं जिसने डेटा की दुनिया में तहलका मचा रखा है, इलास्टिक सर्च। जब हमारे पास डेटा का पहाड़ होता है तो पारंपरिक डेटाबेस अक्सर हांफने लगते हैं, लेकिन इलास्टिक सर्च ने इस भारी भरकम डेटा को खंगालने, मैनेज करने और उसका तुरंत एनालिसिस करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज इसके बैक एंड आर्किटेक्चर से लेकर इसके नेक्स्ट लेवल काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं और वो प्रॉब्लम है टाइम। देखिए, हडूप या स्पार्क जैसे पारंपरिक डेटा सिस्टम्स बहुत पावरफुल तो हैं, लेकिन जब बात किसी विशाल डेटाबेस में एक चुनिंदा जानकारी ढूंढने की आती है तो ये कई बार घंटों लगा देते हैं। यहीं पर इलास्टिक सर्च गेम चेंजर साबित होता है। ये घंटों का इंतजार खत्म करके आपका जवाब कुछ ही मिलीसेकंड्स में आपके सामने रख देता है, बिल्कुल बिजली की तेजी से। और यही स्पीड इसे इतना खास बनाती है। तो इस बेहद पावरफुल इंजन के काम करने का तरीका समझने के लिए हम इस पूरे इकोसिस्टम को 6 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम देखेंगे इलास्टिक सर्च की असली ताकत, फिर इन्वर्टेड इंडेक्स का मैकेनिज्म, उसके बाद शार्ड्स के साथ स्केलिंग, फिर बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चरिंग यानी डॉक्यूमेंट्स और मैपिंग्स की, फिर एपीआई और डीप पैजिनेशन, और आखिर में हम फ्यूचरिस्टिक वेक्टर सर्च को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, इलास्टिक सर्च की ताकत, जो एक साधारण सर्च से कहीं आगे की चीज़ है। आइए इसका एक हाई लेवल व्यू देखते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इलास्टिक सर्च असल में कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, ये इलास्टिक स्टैक नाम के एक पूरे परिवार का दिल है। सोचिए कि ये सब एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। बीट सर्वर से फटाफट कच्चा डेटा उठाता है, लॉगस्टैश उस बिखरे हुए डेटा को साफ और व्यवस्थित करता है, और फिर किबाना उस प्रोसेस किए गए डेटा को शानदार ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स के रूप में दिखाता है। और हाँ, एक्सपैक इस पूरे सिस्टम को मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी और अलर्ट्स की एक मजबूत ढाल दे देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर। आखिर वो क्या राज है जो इसे इतना तेज बनाता है? आइए उस एल्गोरिदम इंजन को समझते हैं। आमतौर पे पुराने डेटाबेस क्या करते हैं, वो किसी शब्द को खोजने के लिए हर एक रो और कॉलम को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं। इसमें जाहिर तौर पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन इन्वर्टेड इंडेक्स इस पूरे खेल को पलट देता है। ये हर एक शब्द को सीधे उस जगह से मैप कर देता है जहां वो मौजूद है। इसे बिल्कुल किसी भारी किताब के आखिरी में दी गई ग्लॉसरी की तरह समझिए। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ग्लॉसरी में शब्द देखिए और सीधे उस पेज नंबर पर पहुंच जाइए। और ये सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसे तय करता है? इसके पीछे एक बहुत ही सटीक गणित है जिसे TF-IDF कहते हैं। अगर कोई शब्द किसी एक डॉक्यूमेंट में बहुत बार आता है, यानी उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन पूरे डेटाबेस में वो बहुत कम मिलता है, यानी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम है, तो सिस्टम समझ जाता है कि ये शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे हाई स्कोर दे देता है। इसीलिए द, इज या एंड जैसे शब्दों को ये इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो तो हर जगह होते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, शार्ड्स के साथ स्केलिंग और इसका क्लस्टर आर्किटेक्चर। देखते हैं कि ये भारी ट्रैफिक में भी क्रैश क्यों नहीं होता। जब आप इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हों तो सिस्टम का फेल न होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इलास्टिक सर्च सारा डेटा एक जगह नहीं रखता, बल्कि उसे शार्ड्स नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। जो प्राइमरी शार्ड्स होते हैं वो नया डेटा सेव करते हैं, और फिर आते हैं उनके बैकअप यानी रेप्लिका शार्ड्स। ये बिल्कुल प्राइमरी शार्ड्स की कॉपी होते हैं और अलग अलग सर्वर्स पर रखे जाते हैं। तो अगर कभी कोई सर्वर पूरी तरह क्रैश भी हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, रेप्लिका शार्ड तुरंत कमांड संभाल लेगा, डेटा एकदम सेफ रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे गणित से समझे तो और भी मजा आता है। मान लीजिए आपने अपने इंडेक्स को 5 प्राइमरी शार्ड्स और 3 रेप्लिका के साथ सेट किया है, तो इसका मतलब 8 शार्ड्स नहीं हुआ। इसका मतलब है हर एक प्राइमरी शार्ड की 3-3 कॉपी बनेंगी, यानी 5 प्राइमरी और 15 रेप्लिका, कुल मिलाकर हो गए 20 शार्ड्स। ये आर्किटेक्चर सिस्टम को इतनी पावर देता है कि एक साथ हजारों लोग बिना किसी देरी के डेटा पढ़ सकते हैं। अब आते हैं चौथे स्टेप पर। इंजन और आर्किटेक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन असल में डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है? आइए डॉक्यूमेंट्स, इंडेक्सेस और मैपिंग्स को देखते हैं। अगर आप किसी भी पुराने रिलेशनल डेटाबेस को जानते हैं तो इसे समझना बहुत आसान है। बस इस तरह सोचिए, इलास्टिक सर्च का इंडेक्स बिल्कुल आपके पारंपरिक डेटाबेस की तरह है। टाइप एक टेबल के स्कीमा का काम करता है जो बताता है कि डेटा कैसा दिखेगा, और डॉक्यूमेंट वो डेटाबेस की एक सिंगल रो यानी पंक्ति के बराबर है।
फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये सब जेसन फॉर्मेट में बड़े ही आसानी से स्टोर होता है। और इसमें डेटा मैपिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो सच में कमाल है। लंबे पैराग्राफ्स खोजने हैं तो टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करिए। कोई ईमेल आईडी या जिप कोड तुरंत फिल्टर करना है, उसके लिए कीवर्ड है। और बात सिर्फ टेक्स्ट की नहीं है, ये सिस्टम अक्षांश और देशांतर जैसे भौगोलिक डेटा को जियो पॉइंट के रूप में और एक के अंदर एक गुंथे हुए कॉम्प्लेक्स जेसन ऑब्जेक्ट्स को नेस्टेड के रूप में बड़ी आसानी से संभाल लेता है। अब हम अपने 5वें स्टेप पर हैं, एपीआई और डीपैजिनेशन। देखते हैं कि इतने बड़े सिस्टम में कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और डेटा कैसे निकाला जाता है। डेटा को सिस्टम में डालने का भी अपना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सीधे डेटा डंप करने के बजाय ये इंजेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है। ये पाइपलाइन उड़ते उड़ते कच्चे डेटा को साफ कर देती है, जैसे सारे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में बदल देना। और जैसे ही डेटा साफ होता है, बल्क एपीआई एक्शन में आती है। ये एपीआई इतनी पावरफुल है कि एक एक करके नहीं, बल्कि एक ही बार में हजारों डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम में इंडेक्स कर देती है। लेकिन जब लाखों सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो एक बड़ी तकनीकी दिक्कत आती है, पैजिनेशन की। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला फ्रॉम साइज मेथड शुरू में तो अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही आप 10,000 डॉक्यूमेंट्स की गहराई तक पहुंचते हैं, ये सर्वर की मेमोरी पर इतना बोझ डालता है कि सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। यहीं पर सर्च आफ्टर मेथड काम आता है। ये हर बार शुरू से गिनती करने के बजाय पिछले रिजल्ट के पॉइंटर का इस्तेमाल करता है। इससे मेमोरी भी बचती है और आप कितनी भी गहराई तक सर्च कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल वेक्टर सर्च। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम साधारण टेक्स्ट सर्च से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सर्च का पूरा तरीका ही बदल देता है। हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के नए मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करके अब इंसानी भाषा को सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं देखा जाता, इसे गहरे अर्थ वाले नंबर्स के एरे में बदल दिया जाता है, जिसे डेंस वेक्टर्स कहते हैं। सोचिए, आपका लिखा हुआ एक साधारण सा वाक्य पूरी तरह से मल्टी डायमेंशनल मैथ में कन्वर्ट हो जाता है, जो 4096 डायमेंशंस तक जा सकता है। चलिए, इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। अब ये सिस्टम सिर्फ स्पेलिंग या कीवर्ड्स नहीं मिला रहा है, ये के नियरेस्ट नेबर्स यानी KNN का इस्तेमाल करके गणित के जरिए ये पता लगाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के सबसे करीब हैं। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं रनिंग शूज़, तो सिस्टम खुद समझ जाएगा कि आपको स्नीकर्स के रिजल्ट्स भी दिखाने चाहिए, भले ही दोनों शब्द बिल्कुल अलग हों। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सिस्टम अब आपकी क्वेरी के पीछे का इरादा या इंटेंट समझ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, जब एक मशीन शब्दों को मिलाने के बजाय उनके पीछे छिपी भावनाओं और कॉन्सेप्ट्स के बीच की ज्यामितीय दूरी को नाप सकती है, तो क्या सर्च का भविष्य अब पूरी तरह से सिमेंटिक होने वाला है? डेटा की इस दुनिया में हम सच में एक नए युग में कदम रख चुके हैं, जहां इंजिन्स सिर्फ डेटा ढूंढते नहीं हैं, बल्कि उसे गहराई से समझते हैं। और जरा सोचिए, इसके साथ ज्ञान खोजने की संभावनाएं कितनी असीम हो जाती हैं।